वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन रहेंगे। आज के सेट में टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। सभी क्वेश्चंस जेकेएसएसबी के न्यू पैटर्न बेस्ड रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे। लेवल की बात करें, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, इसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहने वाला है, पहले ही आपको बता दें। और कट ऑफ इसका रहेगा 16। जिन एस्पिरेंट के भी 16 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 20, समझ लो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर 16 से कम आ रहे तो उसका मतलब कंप्यूटर में अभी और मेहनत करने की जरूरत है। और ये प्रैक्टिस सेट जितने भी जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडिपेंडेंस डे की आप सबको मुबारक हो। जो भी एस्पिरेंट हमारे मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेकेएसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आपको बता दें हमने स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ऑफर लॉन्च कर दिया है हमारी एप्लीकेशन पे। आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जिसमें आपको फाइनेंस अकाउंटेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम हैं, इनके प्राइस जो है ओनली 119 हमने कर दिया है। और जो बाकी रिमेनिंग एग्जाम है, आप यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी बने हुए हैं इन एग्जाम्स के लिए। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे विजिट करना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ये जो स्पेशल ऑफर है ये सिर्फ आज और कल की शाम तक अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैच द कॉलम है, एक तरफ आपको नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स दिए हैं, दूसरी तरफ आपके उसके प्राइमरी फंक्शंस दिए गए हैं। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स आपको दिए हैं, इसको मैच करना है। आप वीडियो पास करके 1 मिनट ले सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंपल प्रोटोकॉल्स हैं और ऑप्शंस भी इजी दिए गए हैं। आसानी से आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। DHCP की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए, जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ये डायनामिकली ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस टू डिवाइस ऑन नेटवर्क। तो इसका सिंपली जुड़ेगा, DHCP का आपका जुड़ जाएगा सेकंड। DNS डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है ट्रांसलेट करना ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में। जो डोमेन नेम होते हैं जैसे google.com, इसको ट्रांसलेट करेगा आईपी एड्रेस में, जो 4 सेट ऑफ नंबर होते हैं, जैसे कि 12.34. ऐसे करके आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है इसको। IMAP आप सबको पता है मैसेज प्रोटोकॉल है, ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है। तो इसका काम क्या रहेगा? रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर व्हाइल कीपिंग द ओरिजिनल ईमेल ऑन द सर्वर। और FTP इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डेफिनेटली इसका रहेगा ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर ऑन द नेटवर्क। इसके ऑप्शंस इजी थे। इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए तो ऑप्शंस मैच करना इसके लिए इजी हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा B। थोड़ा सा हम इसके बारे में सुन लेते हैं। DHCP क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन टू डिवाइस व्हेन दे आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। इन सिंपल हम कहें, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो DHCP का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डायनामिकली असाइन करना आईपी एड्रेस को किसी भी डिवाइस को। इट कैन आल्सो प्रोवाइड डिटेल्स सच एज सबनेट, मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर्स। इसके सामने अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? DNS वर्क लाइक अ इंटरनेट डायरेक्टरी। It converts easy to remember domain names such as google.com into numerical IP addresses that computer can communicate। सिंपल भाषा में कहें, इन दोनों में क्या फ़र्क है? DHCP जो होता है ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेस टू द डिवाइस, और जो DNS है उसका काम होता है कन्वर्ट करना डोमेन नेम को IP एड्रेस में। क्लियर है? यहाँ से ही आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा ये। ओके। बाकी अगर हम बात करें, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का काम होता है, ये रिट्रीविंग प्रोटोकॉल है ईमेल्स का, इतना आप याद रखना। इट अलो यूजर टू एक्सेस एंड मैनेज द ईमेल्स स्टोर्ड ऑन द मेल सर्वर। अनलाइक POP3 जो होता है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, वो भी मैसेज रिसीव करने के लिए होता है, लेकिन ये उससे कैसे डिफरेंस है? IMAP जनरली कीप द ईमेल्स ऑन द सर्वर, ये सर्वर पे रखता है, लेकिन POP3 जब से रिसीव करते हो आप उस प्रोटोकॉल से, तो वो सर्वर पे नहीं रहता। अलाउइंग द सिंक्रोनाइजेशन होती है यहाँ पर, अक्रॉस द मल्टीपल डिवाइसेस से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो अपने ईमेल्स को, क्योंकि वो सर्वर पर रहता है IMAP के केस में, ठीक है, POP3 के केस में नहीं रहता। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसफर द फाइल बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ऑफ नेटवर्क। इट कैन बी यूज्ड फॉर अपलोडिंग द फाइल्स ऑन अ सर्वर और डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम इट। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल का काम कौन करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? ये चारों का आपको क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया MS पावर पॉइंट पे। इन MS पावर पॉइंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लाइड ट्रांसलेशन एंड एन एनिमेशन? एनिमेशन और स्लाइड ट्रांसलेशन में क्या फर्क है, बताएं। आप सबको हमने पढ़ाया है कि MS पावर पॉइंट में ट्रांसिशन का क्या काम होता है। स्लाइड ट्रांसिशन का नाम से पता चल रहा है, स्लाइड जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब मूव होती है, उसमें जो इफेक्ट आता है मूविंग स्लाइड में, जैसे वो घूमती घूमती आ रही है स्लाइड, या फिर ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस तरह स्लाइड की जो मूवमेंट होती है, एक स्लाइड से जब दूसरी की तरफ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसको ट्रांसिशन कहा जाता है। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक जैसे ये स्लाइड है,
इस स्लाइड में किसी ऑब्जेक्ट को हम घुमाना चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हाँ नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर ब्लिंक करता हुआ आए, ऐसे बार बार आ रहा है जा रहा है ऐसे करके, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। क्लियर है? तो कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा है? ट्रांसलेशन डिक्टेट हाउ वन स्लाइड मूव टू द नेक्स्ट, एक स्लाइड दूसरी स्लाइड एक के बाद दूसरी कैसे आएगी, ये ट्रांसलेशन ओके। एनिमेशन आर अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन अ सिंगल स्लाइड, एक स्लाइड पे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर आप इफेक्ट लगा सकते हो, उसको एनिमेशन कहेंगे। तो सिंपली इसका आंसर आपका, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लो, स्लाइड ट्रांसलेट क्या आता है? इफेक्ट यूज्ड व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। एक स्लाइड जब होती है, जब उसको मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब मेरे MS वर्ड हमारा खुला हुआ है, अभी स्लाइड होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब शिफ्ट करते हैं तो जो इफेक्ट आएगा, घूमती आएगी स्लाइड, सिंपल स्लाइड एक तरफ से दूसरा आएगा, ऊपर से नीचे आएगी, एक से दूसरी स्लाइड में जाते हुए जो इफेक्ट आएगा उसको स्लाइड ट्रांसलेशन कहते हैं। एनिमेशन क्या? इफेक्ट अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स विद इन द स्लाइड। एक ही स्लाइड है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई टेक्स्ट में, इमेज में, शेप में कोई ऑब्जेक्ट लगाया है, उस पर आप इफेक्ट लगा रहे हो, उसको एनिमेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कैटेगराइज द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइसेज एज इनपुट, आउटपुट और बोथ। आपको कैटेगराइज करना है इनमें से जो डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर डिवाइसेज ये दी हैं 5, कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, कौन सी जो है एक्ट करती है एज अ बोथ, इनपुट एज वेल एज आउटपुट, बताएं। वेब कैम, सिंपली कोई डॉट की बात नहीं है, वेब कैम जो है वो इनपुट है। ब्रेले एम्बोसर की बात करें, ब्रेले एम्बोसर होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए बना हुआ है एक तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जहाँ से वो हाथ लगाकर, जिसमें ऐसे वायर निकली होती हैं स्टिक टाइप, वो हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो ये आउटपुट ही हुआ एक तरह से, ठीक है, वो उनको बताता है कि हाँ भाई ये लिखा हुआ है। मल्टी टच इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड जो आपका होता है, वो एक तो टच करके उसको आप लिख भी सकते हो, इनपुट दे रहे हो, एक तो वो शो हो रहा है सामने, जो लिख रहे हो दिख भी रहा है प्रिंटर की तरह, मॉनिटर की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट एक्ट एज अ बोथ। बारकोड रीडर स्कैनर, बारकोड स्कैनर जो होता है या रीडर होता है जो, वो बारकोड को रीड करता है, तो इसका मतलब है ये इनपुट है, सिंपल है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपको बार बार पढ़ाया हमने कि ये दोनों एक्ट करता है एज बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट। तो बताइए आप आंसर क्या रहेगा? इनपुट में आपका रहना चाहिए 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 दो ऑप्शन में है, 2 कट गए, इन दोनों में आंसर नहीं है। ब्रेले एम्ब्रोसर जो है आउटपुट होना चाहिए, यानी सेकंड जो है वो आउटपुट में आना चाहिए, सेकंड आउटपुट दोनों में है। मल्टी टच इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो है वो बोथ में आना चाहिए, यहाँ पर इनपुट में लिखा, आउटपुट में लिखा है, ये गलत है। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड लिंकर। कंपाइलर और लिंकर में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंपाइलर और लिंकर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता तो फिर हम कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल था क्वेश्चन। कंपाइलर और लिंकर अलग अलग है, बिल्कुल सिंपली समझ आ जाएगा आपको। कंपाइलर एक्सिक्यूट द सोर्स कोड line by line while linker translate the entire code into machine language। बिल्कुल गलत है, कंपाइलर का काम लाइन बाई लाइन इंटरप्रेटर करता है, कंपाइलर नहीं। तो लिंकर जो है इसका काम ट्रांसलेट का नहीं है। कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड while लिंकर कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। बताएं ऑप्शन 2 के बारे में क्या कहना आपका? ऑप्शन 2 जो है ये ऑप्शन करेक्ट है और यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हैं, बताएं कौन सी करेक्ट हैं। लिब्रे ऑफिस इज एन ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट। मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। VLC मीडिया प्लेयर इज एन ओपन सोर्स मल्टीमीडिया प्लेयर। Adobe Photoshop is an open source image editing software। बताएं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की हमने 20-22 एग्जांपल दी थी, आपने अगर याद की हैं तो जल्दी से आप आंसर कर दो इसका। आपको बता दें यहाँ पर पहला सही है, लिब्रे ऑफिस मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है, VLC प्लेयर ओपन सोर्स है। Adobe Photoshop इज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, इज नॉट ओपन सोर्स, ये नहीं रहेगा। आंसर रहना चाहिए 1 2 3, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है, JKSSB भी बीच में इजी डालता है और 2-4 क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के डाल देता है, और उसी तरीके से आज का हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। ये आप ऐसा समझ लो बस JKSSB का एग्जाम यही ऐसा ही होगा एग्जैक्टली। राहुल इज फॉर्मेटिंग अ 50 पेज बुक इन MS वर्ड। ठीक है, राहुल बना रहा था एक बुक MS वर्ड में 50 पेज की। ही वांट्स टू इंश्योर दैट व्हेन द बुक इज प्रिंटेड एंड बाउंड द नेक्स्ट नियर द बाइंडिंग एज इज नॉट हिडन और कट ऑफ, व्हिच फीचर शुड ही एडजस्ट।
ये बुक बना रहा है MS वर्ड में और कह रहा है कि जब इसको प्रिंट निकालें और जिसको बाइंडिंग करें, ये ऐसा ना हो कि जो वर्ड है वो जो बाइंडिंग वाले एरिया में के अंदर ही आ जाए, वो अलग होने चाहिए, दूर होने चाहिए। तो इसके लिए सबको पता होना चाहिए जो बाइंडिंग स्पेस छोड़ते हैं हम, वो होता है आपका कौन सा, गटर मार्जिन। तो इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में गटर मार्जिन है, सिंपली आंसर वो रहेगा। और इसी के साथ साथ मिरर मार्जिन का भी यूज किया जाता है इस काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 एड्रेसिंग। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 6 की यहाँ पर बात चल रही है, बताएं। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैंने वीडियो की स्पीड 1.3x रखी हुई है और जनरली आपको 1.3 से ज़्यादा ही 1.5x की स्पीड नॉर्मली वीडियो प्ले करनी चाहिए। इतनी स्पीड से तो सुनना बनता है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, आप स्पीड कम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कम लग रही है तो स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हो, ये अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द IP वर्जन 4 एंड 6। आपको बता दें IP वर्जन 4 जो है यूजेज द 128 बिट एड्रेस स्कीम एक्सप्रेस हेक्साडेसिमल। तो आपको पता होना चाहिए कि IP वर्जन 4 62 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, सॉरी 128 का नहीं। तो ये गलत है ऑप्शन, यहाँ पर उल्टा दिया है, कहा कि वाइल जो IP वर्जन 6 है 32 बिट का, ये गलत हो गया। क्लियर। IP वर्जन 4 एड्रेस आर टिपिकली रिटन एज 4 octets सेपरेटेड बाय डॉट्स, वेयर एज जो IP वर्जन 6 है 6 एड्रेसेस होता है और रिटन 8 ग्रुप ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स सेपरेटेड बाय कॉलन। देखो जो वर्जन 4 है उसमें डॉट से सेपरेट होता था, वर्जन 6 में कॉलन 2 डॉट जैसे होते हैं, कॉलन से जो है वो सेपरेट होता है, कॉलन से। IP वर्जन 6 was introduced primarily to reduce the speed of internet traffic। reduce स्पीड को रिड्यूस करने के लिए वर्जन अप्रूव होता है, अपग्रेड होता है कि इंक्रीज करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इसका आंसर सीधा सीधा आपका ऑप्शन बी रहेगा। IP वर्जन 4 जो है, IP वर्जन 4 एड्रेस जो होता है ये 32 बिट एड्रेस होता है, नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है 4 डेसिमल ऑक्टेट्स विच आर सेपरेटेड बाय डॉट्स। जैसे आपके सामने है 192.168.1.1, ये 4 सेट ऑफ नंबर है जो डॉट से सेपरेट होते हैं। वर्जन 6 की बात करें 128 बिट एड्रेस होता है जो रिप्रेजेंट करता है 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्सा डेसिमल डिजिट सेपरेटेड बाय कॉलन। जैसे आपके सामने है ये 2001 कॉलन ODB 8 ऐसे करके ये होता है। क्लियर, ये है IP वर्जन 6। क्वेश्चन नंबर 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग व्हाट हैपेंड इफ द टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस इन अ राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आपको मैंने पढ़ाया है इज सेट एक्सक्लूसिवली लार्ज। तो बताएं इसका, अगर आपने पढ़ा है, आपको समझाया था हमने, नोट्स अच्छे से पढ़े हैं अगर आपने, तो इसका आंसर आप कर दोगे। बताएं क्या रहेगा आंसर। द एल्गोरिथम डिग्रेड्स इनटू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग पॉलिसी। द सिस्टम विल एक्सपीरियंस एन infinite loop deadlock with the input output bound processes. The CPU utilizes with drop to zero as context switching overhead that dominates। तो आपको मैंने राउंड रोबिन में बताया था, राउंड रोबिन आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही रहेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सीधा रहता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 मलेशियस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। यहाँ पर एक तरफ मलेशियस सॉफ्टवेयर टाइप्स दी है, दूसरी तरफ उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। रनसवेयर आपको पता होना चाहिए, स्पाईवेयर, ट्रोजन और वार्म, ये सारे आपको पता होने चाहिए, नोट्स में दिए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़े जल्दी से आंसर कर दो। अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं तो एप्लीकेशन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। JKSSB के अपडेट जो पैटर्न चल रहा है उस बेस्ड हमने नोट्स को अपडेट किया है। पुराने नोट्स अगर आपके पास हैं कंप्यूटर के, जो आपने 2-3 महीने पहले लिए हैं, तो उसको एक बार एप्लीकेशन में जाके चेक कर लो कि वही अपडेटेड वाले हैं। हमने लेटेस्ट अपडेट किया, मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ अपडेट किए हुए। तो लेटेस्ट वाले नोट जो है उसको आप ज़रूर पढ़ें। रनसमवेयर की बात करें, ये जुड़ेगा। रनसमवेयर क्या होता है, बता लेना, ये जो डिमांड करते हैं कि लाओ जी पैसा निकालो, तो वो आपका जुड़ेगा। डिमांड किधर है, इधर है डिमांड। इनक्रिप्ट, यूजर्स फाइल को इनक्रिप्ट कर लेना और डिमांड करना पेमेंट के, तभी पैसा दो फिर हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, ये जुड़ गया रैंसमवेयर का 2 से। स्पाईवेयर की बात करें, स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई छुपके से किसी पे नजर रखना, तो ये स्पाई होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, सेक्रेटली मॉनिटर एंड गैदर यूजर इंफॉर्मेशन एंड ब्राउजिंग हैबिट्स, जिसमें आप कह सकते हो की स्ट्रोक एक एग्जांपल है इसकी। की स्ट्रोक, जब वो की स्ट्रोक या कीबोर्ड को हैक कर लेते हैं, जब जो बटन प्रेस करोगे तो वो उनके पास पता जाती है इन्फॉर्मेशन क्या इसने बटन प्रेस किया। ट्रोजन आर जो होता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, मलेशियस सॉफ्टवेयर, जो अपने आप को दिखाता है कि मैं फ़ायदेमंद हूँ, लेकिन होता ये मलेशियस कोड ही है। डिस्क्रीज इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू ट्रैक द यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट।
ताकि ऐसा शो करना कि ये बड़ा फ़ायदा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, इससे तो आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप लोग कर लोगे तो फिर आपका हो जाएगा काम ख़त्म, आपके सिस्टम में मोबाइल में वायरस आ जाएगा। वॉर्म की बात करें, वॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वॉर्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग मलेशियस कोड होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो स्प्रेड करता है अक्रॉस द नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग अ होस्ट फाइल। तो ये इसका आंसर इस हिसाब से बना ऑप्शन ए। ब्रीफली मैं आपको यहाँ पर बता दूं, डिटेल से नोट्स में लिखा है, ब्रीफली बता दूं, रैंसमवेयर इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड द रैंसम। Spyware secretly crack the user's information. Trojan are pretend to be legitimate software. Worm self-replicating होता है, spread करता है without needing a host file. Question number 10. Which statement is correct concerning modern storage technology? Modern storage technology पे question बनता है HDDs और SSD पे. HDDs use NAND flash memory cells to store data, making them faster than SSDs. अगर आपने नहीं उतना इसको डिटेल से पढ़ा है, इतना ही पढ़ा है कि आपको इतना तो पता होगा कि HDD जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो डिवाइसेस होते हैं उससे फास्ट नहीं होते। सॉलिड स्टेट स्टोरेज तो ये बाद में आया है, बाद में जो आते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, फास्ट होते हैं। तो ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाता है। क्लियर? HDD और NAND जो है ना, NAND यूज़ नहीं होता है HDD में, वो STD में यूज़ होता है। HDD रिक्वायर डिफ्रेगमेंटेशन रेगुलरली टू मेंटेन देयर रीड राइट स्पीड। फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस HDD में होता है, STD में, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में नहीं होता। HDD लैक मूविंग मैकेनिकल पार्ट। HDD सॉलिड स्टेट, जैसे HDD क्या सॉलिड स्टेट स्टोरेज, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गए, इनमें मूविंग जो क्या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे वो घूम कर चलता है कैसेट वगैरह में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैकेनिकल पार्ट नहीं होते, लैक द मैकेनिकल पार्ट। ठीक बात बोल रहे हैं। रिजल्टिंग लोअर लेटेंसी और हायर ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट द फिजिकल शॉक कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपेयर में ज़्यादा ड्यूरेबल होता है अगेंस्ट द फिजिकल शॉक, क्योंकि इसमें मूविंग मैकेनिकल पार्ट नहीं होते। क्या ये सही है? यस, ये स्टेटमेंट सीधी सीधी सही लग रही है, कोई इसमें दिक्कत की आपको बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का फंक्शन बताना है एड्रेस इन मैक एड्रेस इन नेटवर्किंग। इस पे क्वेश्चन, मैक एड्रेस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जीकेसीपी के द्वारा, तो बताएं। वीडियो पॉज करके, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब वीडियो पॉज करके आप मुझे बोलता हूं तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाती है। वीडियो पॉज करके सिंपली आंसर बता दो क्या है। तो इसका आंसर रहेगा इट इज अ यूनिक हार्डवेयर एड्रेस बर्न into a network interface card used for communication within a local network segments layer 2। तो आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 12. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द CPU पाइपलाइनिंग। CPU पाइपलाइनिंग पे स्टेटमेंट्स दी हैं। अ स्ट्रक्चर्ड हैजर्ड अकर व्हेन टू इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर द यूज ऑफ सेम हार्डवेयर रिसोर्स एट द सेम टाइम। इसकी वजह से स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स आता है। A data hazard occur when an instruction depends on the result of previous instruction that has not yet finished execution। इसमें क्या होता है? डाटा हैजर्ड अकर होता है। ब्रांच प्रेडिक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड प्राइमरली टू रिजॉल्व द स्ट्रक्चरल हैजर्ड। ब्रांच प्रेडिक्शन जो है टेक्निक, ये स्ट्रक्चरल हैजर्ड को नहीं रिजॉल्व करती। इट कंट्रोल द डाटा हैजर्ड्स। आई थिंक इट रिड्यूसेस द कंट्रोल हैजर्ड को ये रिड्यूस करता है। ये ऑप्शन गलत रहेगा, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, आंसर रहेगा 1 और 2 ऑप्शन ए। बीच में टफ क्वेश्चन आ जाता है, इसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना है, नहीं तो अगले वाले क्वेश्चन जो इजी भी होंगे वो भी, उस पर भी असर पड़ जाता है। स्किप कर सकते हो अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाए, कोशिश भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत अप्रोच हो रही है क्वेश्चन पे, 1-2 ऑप्शन कट कर एलिमिनेट कर रहे हो आप, तो क्वेश्चन पे जाएं। अगर अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, ये सिंपल क्वेश्चन आ गया फिर से। अ स्टूडेंट इज वर्किंग इन MS Word एंड वांट टू इंसर्ट अ नोट दैट प्रोवाइड एडिशनल कंटेक्स्ट टू अ स्पेसिफिक सेंटेंस। ठीक है, एक स्टूडेंट है MS Word पे काम कर रहा था, वो चाह रहा है कि जो वर्ड बनाया है उसके एंड में कोई एक ऐसा चीज़ आ जाए जिसमें आपको नोट आ जाए जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे उसके बाद। शी वांट्स दिस नोट टू अपीयर इन वेरी बॉटम ऑफ करंट पेज। करंट पेज जो है इसके बॉटम पे आना चाहिए नीचे। विच फीचर यू शुड यूज? एंड नोट, फुट नोट, पेज फुटर, स्टेशन। बताओ। करंट पेज के एंड पे बॉटम पे आना चाहिए, करंट पेज के बॉटम पे आना चाहिए, तो यहां पर यूज होगा फुट नोट। ऑप्शन बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर द सेम मेमोरी स्पेस बाय डिफॉल्ट, while multiple thread जो होते हैं within the same process have entirely separate memory spaces। क्या ये बात सही?
कंटेक्स्ट स्विचिंग आपको मैंने पढ़ाया था, कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस इज जनरली फास्टर देन द कंटेक्स्ट switching between completely different processes. If one thread is in a process crashes, it has no effect on the other thread within the same process. एक प्रोसेस सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है ना, सीपीयू का सपोज एक काम है, आपने एक काम करना है बड़ा काम, सीपीयू उसको पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये जो सब वर्क्स होते हैं ना छोटे काम, तो उसको थ्रेड कहते हैं, कोई बड़ा मुश्किल नहीं। थ्रेडिंग आपको समझाया हमने, तो आंसर इसका सिंपली बी रहेगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन थ्रेड द सेम पर जनरली फास्टर देन द कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। तो आपका आंसर बी रहेगा। कुछ ऐसे में सोच रहे होंगे, मैंने पहले कहा था लेवल पेपर का आज के टेस्ट का मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, इजी बिल्कुल नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, लेकिन जेकेएसएसबी आप मॉडरेट टू हार्ड ही मैक्सिमम पेपर में पूछा है जेकेएसएसबी ने। जो लेटेस्ट 6 एग्जाम्स हुए हैं जिनमें कंप्यूटर 5-4 में कंप्यूटर था, जिनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपको आते हैं नहीं आते हैं वो मैटर नहीं करता, वो आपको आपकी हेडेक है। पढ़ोगे मेहनत करोगे तो आएगा ना। अब आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन है ईजी वाला डालो, तो ईजी वाले क्यों डालें भाई? जब इजी आ नहीं रहे हैं तो उसको डालने का मकसद आपको आपकी इंजॉयमेंट के लिए, आपके मजे के लिए कि 20 में से 20 के आपके करेक्ट हो जाए, उसके लिए हम नहीं डाल सकते इजी क्वेश्चन। ठीक है, हम वही डालेंगे जो जेकेएसएसबी का पैटर्न चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, दोनों में क्या फर्क? नाम से ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, नाम पढ़ो, फुल फॉर्म पढ़ो, आंसर ढूंढो। HTTP uses port 443 while HTTPS uses the port 80. HTTPS transfer data in plain text making it vulnerable for to interception, while HTTPS जो है वो encrypt data करता है using the SSL and TLS. HTTP is used for sending hypertext transfer protocol, sending mail, बिल्कुल गलत। HTTP is a modern protocol developed for IP version 6 के लिए डेवलप हुआ है, HTTPS IP version 4 के लिए, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आपका आंसर बी रहेगा, क्योंकि यहां पर जिक्र हुआ है कि एचटीटीपी जो एस है वो इंक्रिप्ट करता है, सिक्योर है तो ये इंक्रिप्ट करेगा ना एसएसएल और टीएलएस की मदद से। तो आपका आंसर इस हिसाब से सीधा सीधा बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट्स इंटायरली ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसा ग्रुप ABCD 4 ग्रुप दिए हैं, आपको ऐसा ऑप्शन बताना जिसमें सभी के सभी एंटीवायरस हों। अगर आपने एंटीवायरस हमने जो एग्जांपल्स दी हैं नोट्स में, अगर अच्छे से याद रखिए तो बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन। पढ़ोगे कुछ चीज़ें तो ईजी लगेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तो वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर जाएंगे। वो क्वेश्चन जो बाकियों ने किया और आपने छोड़ दिया, उस क्वेश्चन की वजह से आपको नुकसान होता है। ऐसा क्वेश्चन जो किसी ने नहीं किया, सबके लिए टफ था, तो वो क्वेश्चन न्यूट्रलाइज है, कोई आप में दिक्कत नहीं होगी, कंपटीशन में आप बराबर होगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो बाकी कर जाए और आप रह जाओ, जो बाकी कर आप भी कर सकते थे लेकिन किया नहीं क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, तो वो क्वेश्चन आपको पीछे ले जाता है और उसी क्वेश्चन से आप ऐसे क्वेश्चन से आप जो है आपकी सिलेक्शन पीछे हो जाती है, सिलेक्शन से रह जाते हो। तो आपका रहेगा नॉर्टन, मैकेफे, कैप्सिस्काई, बिटफेंडर एक ग्रुप है। बताओ क्या इसमें सभी एंटीवायरस हैं? अवास्ट, एवीजी, क्विक हील, होस्टल, विंडो डिफेंडर, मालवेयर बाइट, सोफोज, टर्न मैक्रो, VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर, अवास्ट, एवीजी, क्विक हील। तो आपको सिंपली ऑप्शन नंबर ए देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चारों के चारों एंटीवायरस से आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉलम 1 में नेटवर्क टोपोलॉजी दिया है, कॉलम 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, फुल मैच टोपोलॉजी। जल्दी से आंसर बताएं क्या रहेगा। अब वीडियो पॉज करके 1 मिनट अपना ले सकते हैं आंसर देने के लिए। स्टार टोपोलॉजी में हमने कहा था आपको, स्टार टोपोलॉजी में आपका एक सेंट्रल हब होता है जिससे सारी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। याद आ गया आपको? अगर नहीं तो याद अच्छे से पढ़ लिया करो। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी ऐसा होता है। तो आप देखो सेंट्रल हब कहाँ पर है, ऑप्शन देखें तो आपको सेंट्रल हब मिलेगा आपको ऑप्शन 3 में। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी 3 बस सीधा होता है, सीधा एक लाइन में। यूजिंग सिंगल सेंट्रल बैकबोन केबल, सिंपली ये देखो सिंगल सेंट्रल बैकबोन केबल है ऐसे, इसके साथ डिवाइसेस जुड़ी हुई है ऐसे। ठीक है, ये आपकी बस टोपोलॉजी। ओके, आपका स्टार इधर आ गया, बस इधर आ गया, इधर से ही आंसर निकल जाएगा। अगर आप देखो तो इधर से ही आंसर निकल जाएगा। मैश में होता है मिक्सचर, एक दूसरे से दूसरा तीसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, और रिंग में जो होता है सर्कल की शेप में होता है, ऐसे ऐसे जुड़े हुए, एडजेसेंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे रिंग की बात करो तो रिंग का आपका ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू 2 नेबरिंग डिवाइस। जैसे ये डिवाइस है, इधर से भी जुड़ी है इससे, इधर से भी इससे जुड़ी है, ऐसे ये है, इधर भी जुड़ी है, इधर भी जुड़ी है। हर एक डिवाइस 2 नेबरिंग डिवाइस से जुड़ी होती है, तो ये आपकी रहती है। ओके, तो इस हिसाब से आपका डी का 4 रहेगा। आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईमेल प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ईमेल प्रोटोकॉल्स पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जेकेएसएसबी पूछता रहता है।
SMTP, IMAP, POP3, MIME, ये चारों इंपॉर्टेंट ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया है, नोट्स में भी लिखा है इजी वे में। तो अगर आपने पढ़ा है, नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, तो ये आंसर आप कर दोगे अच्छे से। तो इसका क्या रहेगा जल्दी से बताएं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज प्राइमली यूज फॉर सेंडिंग द एंड ट्रांसफरिंग द ईमेल मैसेजेस। SMTP मैसेज सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। क्या ये बात सही है? IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड एनेबल यूजर टू एक्सेस यानी रिसीव करना, एक्सेस एंड मैनेज ईमेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन मेल सर्वर। ऐसे ईमेल मैसेजेस एक्सेस स्टोर और मेल सर्वर पे वो स्टोर रहते हैं। POP3 स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एंड इज प्राइमली यूज फॉर रिट्रीविंग द ईमेल मैसेज फ्रॉम द मेल सर्वर। MIME stands for multi-purpose internet mail extension, multi-purpose internet mail extension, and is primarily responsible for retrieving the emails from the mail server. मेल रिसीव करने के लिए MIME का इस्तेमाल यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बता दें, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। मेल रिसीव नहीं, मेल सेंडिंग के लिए MIME जो है SMTP की एक एक्सटेंशन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की एक्सटेंशन है ये, मल्टीपल इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, जिसमें आप जो अटैचमेंट्स हैं जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइल भी ईमेल में भेज सकते हैं MIME के थ्रू। ओके, तो ये रिसीविंग के लिए नहीं, सेंडिंग के लिए है। ये ऑप्शन गलत रहेगा। आंसर रहेगा 1 2 3। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस एंड इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। तो ऐसे भी क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजी लॉकर अमंग जेम और जेके समाधान राबिता, ये आपको कुछ पोर्टल्स और एप्लीकेशंस दी हैं, आपको बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। डिजी लॉकर एनेबल सिटीजन टू सिक्योरली एक्सेस एंड शेयर डिजिटल वर्जन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। डिजी लॉकर के बारे में क्या ये बात सही है? उमंग प्रोवाइड्स यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू डिजिटल चैनल्स। जेम जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट, खरीदना, ऑनलाइन सामान खरीदना जो गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह में खरीदते हैं, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या ये बात सही है? जेम इसलिए यूज होता है। जेके समाधान राबिता पोर्टल जो है, फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस जम्मू कश्मीर में जो जेके समाधान और राबिता पोर्टल है, ये ग्रीवेंसेस पोर्टल है। क्या ये बात सही है? जल्दी से बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको बताएं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, और थर्ड की बात करें तो ये भी करेक्ट है, फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। आंसर रहेगा 1 2 3 4 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बता दें इन 20 क्वेश्चंस बनाने में जिस लेवल की मेहनत लगी है, इसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाने में, जेकेएसबी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बनाने में, एक एक क्वेश्चन को समझकर एक तरीके से अरेंज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इसलिए एटलीस्ट जो है वीडियो को लाइक, सभी एस्पिरेंट वीडियो को लाइक जो है वो कर दें, वीडियो को सभी एस्पिरेंट लाइक कर दें ताकि 500 लाइक हो और इसी तरह के सेशंस हम और कंप्यूटर के लाएं। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से आपको दिया हुआ है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एकदम फ्री ही समझ लो, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और मिनिमम जो एप्लीकेशन चार्जेस आपको पे करके क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड वहाँ पर किया जाएगा। शॉर्टकट कीज MS वर्ड के रिलेटेड पूछी गई है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो एरो है ग्रेटर देन वाला, इंक्रीज द फोन साइज टू नेक्स्ट अवेलेबल साइज। जो फोन बॉक्स है, फोन बॉक्स में आपका होता है 8 10 12 ऐसे करके। अगर आप ये शॉर्टकट की करते हो तो अगर आपका 8 साइज में था, तो अगर आप ये शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो सीधा 8 से वो 10 पे चला जाएगा, 10 से 12 पे, 12 से 14 से, ऐसे जो फोन बॉक्स में साइज है नेक्स्ट उस पर शिफ्ट हो। क्या ये बात सही है? कंट्रोल प्लस इंटर अगर आप इंसर्ट करते हो, प्रेस करते हो, ये इंसर्ट करेगा पेज ब्रेक को। पेज ब्रेक की शॉर्टकट है क्या? कंट्रोल इंटर। कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है, इंक्रीज द फोन साइज बाय 1 पॉइंट। अगर 8 पॉइंट में है टेक्स्ट का साइज, तो अगर आप कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट करते हो तो 9, फिर ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल दबाकर ओपन ब्रैकेट को जितनी बार प्रेस करते रहोगे एक पॉइंट साइज बढ़ता रहेगा। लेकिन ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही होती हैं ये चीज़ें। कंट्रोल F2 जो है ये शॉर्टकट है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। आप चेक करना चाह रहे हो प्रिंट निकलने के बाद ये शीट कैसी आएगी, दिखेगी, उसके लिए कंट्रोल F2 प्रेस करोगे, प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं उसको। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जल्दी से बताएं इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कंट्रोल प्लस ओपन नहीं, क्लोज ब्रैकेट से इंक्रीज होता है और ओपन ब्रैकेट से डिक्रीज होता है साइज। क्लियर? तो ये ओपन ब्रैकेट है तो इससे डिक्रीज होना है, इंक्रीज है, ये गलत है। 1 2 एंड 4 आंसर रहेगा, 1 2 एंड 4 ऑप्शन बी में है, आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। जल्दी से कमेंट करके बताएं 20 में से आपके कितने स्कोर आए। और अगर आपको क्वालिटी कंटेंट जेकेएसबी आपको मेरे एग्जाम के लिए चाहिए, जेकेएसबी पैटर्न के बेस्ड पे जो नोट्स हमने तैयार किए हैं वो अगर आपको चाहिए है तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाए। बिल्कुल जेकेएसबी के पैटर्न के हिसाब से ही हमने नोट्स अपडेट किए हैं। MCQs भी आपको PDFs के फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी अपडेटेड मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में मिलेंगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है या क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ दिखे
तो आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी आपने मिनिमम जो चार्जेस दिया है, जैसे एक बच्चे की चॉकलेट की जितना चार्जेस होता है, वो आपको भी उसी वक्त रिफंड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।